एपिसोड 31 पेश कश्मीर कारवां। उसी वक्त खिड़की के पर्दे में सरसराहट हुई। मैंने चौंक कर खिड़की की जानिब देखा। उसकी दूसरी तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज उभरी। वहां खिड़की के पीछे जो कोई भी था फरार होने की कोशिश कर रहा था, और वो मियां जाहिद भी हो सकता था। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया फरार होने वाले कम से कम 2 अफराद थे। मैंने लपक कर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। जब मैं नकली मियां जाहिद से गुफ्तगू कर रहा था तो उस वक्त मैंने खिड़की के पर्दे में पुरस्रार हरकत को नोटिस किया था। पर्दे की हालिया सरसराहट ने यह बात साबित कर दी थी कि उस पर्दे की ओर से कोई मुसलसल अंदर झांक रहा था। मैं तेजी से दौड़ते हुए उस जाने पहुंचा जिधर वो खिड़की खुलती थी। वो एक बरामदानुमा जगह थी जिसके सामने सरसब्ज लान अपनी बहार दिखला रहा था। मेरी अकाबी निगाह बरामदे के आखिरी सिरे तक जा पहुंची और मैंने वहां किसी को मुड़ते हुए देखा। मुझे उस शख्स की सिर्फ पुश्त नजर आई थी और मैं उसके लिबास से पहचान गया। ये वही ड्राइवर था जो लैंड क्रूजर को चलाकर डेंटल क्लिनिक से हमें यहाँ तक लाया था। मैं चींटी की रफ्तार से उसके अकब में लपका। चंद सेकंड में मैं उसके सर पर पहुंच गया। वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक लंबी जस्ट भरकर उसकी ये कोशिश नाकामयाब बना दी। मेरा आहनी हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। मैंने कॉलर को दबोच कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा और जोरदार आवाज के साथ वो राहदारी के पुख्ता फर्श से टकराया। फिर इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैंने क्लाशनकोफ की खौफनाक नाल उसके मुंह में घसेड़ दी। दहशत से उसकी आंखें फट गईं। मैंने होनहार लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारे साथ और कौन था? जो दूसरा था वो कहाँ है? मेरे साथ हाथ में थमी क्लाशनकोफ की सारी गोलियां फायर हो चुकी थीं। असलम ने एक तवील ब्रस्ट मारकर गन को खाली कर दिया था, मगर जमीन पर पड़ा हुआ वो ड्राइवर उस राज से वाकिफ नहीं था, लिहाजा उसकी खौफसदगी और सरासीमगी जेन्युइन थी। उसने दहशत अमेज अंदाज में अपने हाथों को हरकत दी। मैं उसका इशारा समझ गया था। वो गन की नाल को मुंह से निकालने के लिए इल्तिजा कर रहा था ताकि मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैंने खौफनाक अंदाज में कहा, जवाब देने के लिए तुम्हारी जुबान का आजाद होना जरूरी नहीं, तुम इशारों में भी बता सकते हो। फिर मैंने उसके हलक में घुसी हुई क्लाशनकोफ की नाल पर थोड़ा सा दबाव बढ़ाया और पूछा, क्या वो मियां जाहिद हुसैन है? उसकी गर्दन में हल्की सी जुम्बिश हुई। मेरे सीने से इत्मीनान की सांस खारिज हुई। मैंने कहा, वो किस तरफ गया है? उसने हाथ के इशारे से कमरे के दरवाजे की जानिब इशारा कर दिया। उसके इस जुम्बिशी जवाब के बाद मुझे कुछ और नहीं पूछना था। इस शख्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उसे आजाद भी छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। लिहाजा मैंने इसे दुनिया गफलत में पहुंचाने का फैसला कर लिया। नाल को उसके मुंह से निकालकर मैंने अपने हाथों की मशाक उंगलियों को उसकी गर्दन पर आजमाया और उसे 2-3 घंटे के लिए बेहोश कर दिया। ये काम मैंने चंद सेकंड में अंजाम दे लिया था। हाली गन को भी मैं वहीं फेंक दिया। फिर मैं एक लम्हा जाया किए बगैर उस दरवाजे की जानिब रेंग गया जिधर ड्राइवर ने इशारा किया था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हैंडल को घुमाकर चंद झटके दिए, मगर दरवाजा खुल न सका। मुझे B38 के वो लम्हात याद आए जब मैंने मियां जाहिद के कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए ची की कुव्वत को आजमाया था। मैं उन लम्हात को भी नहीं भूल सकता था जब वो शैतान सिफ्त इंसान मुझे चकमा देकर बंगले से फरार होने में कामयाब हो गया था। आज मैं उसे ऐसा कोई मौका देने की पोजीशन में नहीं था। बंगले में इस वक्त हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग अब किस्सा पारीना और सदाए माजी करीम में बदल चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने के बजाय उससे भी ज्यादा जरूरी काम पहले करना मुनासिब समझा और ड्राइवर के बेहिस्सो हरकत जिस्म के ऊपर से फलांग कर मेन गेट की जानिब दौड़ लगा दी। गेट अंदर से बंद था, मगर उसमें ताला नहीं लगा था। गेट का ताला कुंडी के हुक से लटक रहा था। मैंने बिजली की सूरत से वो ताला बंद कर दिया। अब चाबी के बगैर इस ताले को खोला नहीं जा सकता था और ताला खुलने से पहले वो गेट वाह नहीं हो सकता था। ये सारी कार्रवाई चंद सेकंड में हो गई। इस काम से फारिग होकर मैं गैराज की जानिब बढ़ गया। वहां 2 गाड़ियां पहलू में पहलू खड़ी थीं। उसमें एक तो वही सियाह लैंड क्रूजर थी जिसमें सवार होकर मैं उस बंगले तक पहुंचा था, और दूसरी एक वाइट होंडा कार थी। मुझे याद आ गया कि बंगला नंबर B38 से फरार होने के लिए मियां जाहिद हुसैन एक सफेद होंडा अकॉर्ड का ही सहारा लिया था। गोया इस बंगले में उसकी मौजूदगी की तमाम निशानियां मौजूद थीं। मैंने चंद सेकंड में दोनों गाड़ियों के इंजनों से मामूली छेड़छाड़ करके उन्हें ऐसा बना दिया कि वो मुकम्मल चेकअप के बगैर स्टार्ट होने की सलाहियत से महरूम हो गई। कोई भी शख्स अफरा तफरी के आलम में इस्तेमाल करके बंगले से रुखसत नहीं हो सकता था। गोया मैंने मियां जाहिद के फरार की तमाम राहें मसदूद कर दी। मैं मुतमईन होकर बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मेरी मुतलाशी नजर किसी माकूल शय को ढूंढ रही थी।
इस मरहले पर मैंने किसी कमरे में दाखिल होने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं एक स्तून की आड़ में ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से बंगले का मेन गेट, गैराज और इन दोनों मकामात का दरमियानी रास्ता वाज़ेह तौर पर नजर आता था। जल्द या बदेर मियां जाहिद को इस बंगले से निकलना था और वो मेरी निगाह में आए बगैर कहीं भी नहीं जा सकता था। बंगले के कमरों में अंधाधुंध चकराने से बेहतर था कि उसे घात लगाकर शिकार किया जाए। उस वक्त रात के लगभग 11 बजे थे। डिफेंस का ये फेज अभी तक ज्यादातर गैर आबाद पड़ा था, इसीलिए वहां सन्नाटे का राज था। मुझे इस गोशे में ज्यादातर इंतजार नहीं करना पड़ा। 15 मिनट बाद मुझे किसी के दबे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने अपनी हिस्सियात को समात में बदला और उस आहट पर तवज्जो मरकूज कर दी। लम्हा बलम्हा कदमों की धीमी चाप नजदीक आती चली गई। मैं तनकर खड़ा हो गया। उसी वक्त मैंने एक इंसानी जिस्म को बंगले की इमारत से निकलकर गैराज की जानिब बढ़ते देखा। वो शख्स अंधेरे की आड़ लेकर मोहतात कदमों से दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पिस्टल भी मौजूद थी। अंधेरा होने के बावजूद भी मेरे दिल ने गवाही दी कि वो मियां जाहिद हुसैन के सिवा और कोई नहीं था। अंधेरे के बायस में उसके चेहरे की स्याही और आंखों की मकारी को तो नहीं देख सका, ताहम उसके बाहरी जिस्म और पस्ता कामती ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। वो इस वक्त एक सूट में मलबूस था। मैंने शिकारी चीते की मानंद अपने मियां जाहिद हुसैन के दरमियानी फासले को निगाह में मापा और उस हिसाब को जरब तकसीम करके अपने कदमों के सुपुर्द कर दिया। आइंदा 2 सेकंड के अंदर मैं किसी बुलेट ट्रेन की तरह सफर करते हुए मियां जाहिद के अकम में पहुंच चुका था। इस मौके पर उसकी मक्कारी खुलकर सामने आ गई। उसने अपने अकम में मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया। ना सिर्फ महसूस कर लिया बल्कि उसका फौरी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उसे अचानक पलटकर मुझ पर फायर कर दिया था। अगर मैं मेकान की अंदाज में बर वक्त नीचे न बैठ जाता तो गोली मेरी खोपड़ी के पार हो जाती। मैंने नीचे बैठते ही वहां रुके रहना खतरनाक जाना और फ्रंट रोल करके उसके इंतहाई करीब पहुंच गया। मेरी ये फुर्ती अमीज एहतियात बहुत ही सूदमंद साबित हुई, क्योंकि मियां जाहिद हुसैन ने दूसरा फायर उसी जानब किया था जहां पर बैठकर मैंने पहली गोली को खाली कर दिया था। उसके बाद मैंने तीसरे फायर का उसे मौका न दिया और उसके पिस्टल वाले हाथ पर एक राउंड हाउस किक मारी। पिस्टल उसके हाथ में नहीं रहा था। तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए वो 2 कदम पीछे चला गया और फिर मैंने एक भरपूर साइड किक उसकी कमर पर रसीद की। इस किक का वो नतीजा बरामद न हुआ जिसकी मैं तवक्का कर रहा था, जिससे जाहिर हो गया कि मियां जाहिद बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। मेरे पाँव की ठोकर खाकर वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसके मुंह से मेरे लिए एक गाली निकल गई। उस नाकाबिले अशात गाली के एहतताम पर उसने कहा, वजदान इब्ने शैतान, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। तुम्हारी जानब बहुत सा हिसाब किताब निकलता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बात खत्म करते ही उसने मुझ पर गोली चलाना चाही, मगर मैं उसकी जिसारत के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह तैयार था। उसका पिस्टल वाला हाथ सीधा होने से पहले ही मैंने हवा में जंप की और फ्रंट समरसाल्ट लगाते हुए उसके ऊपर से गुजर गया। उसके उठे हुए हाथ में मौजूद पिस्टल ने गोली उगली, लेकिन जहां का निशाना लिया गया था मैं वहां मौजूद नहीं था। मैंने जैसे ही जमीन पर पंजे टिकाए वो मेरी जानब घूमा, लेकिन मैं उस दौरान वहां से फर्श को पुश करके दोबारा हवा में उछल चुका था। जैसे ही मियां जाहिद हुसैन का चेहरा मेरी समत हुआ, मैंने एक धांसू किस्म की व्हील फ्लाइंग की उसके थोबड़े पर रसीद कर दी। वो दोनों हाथों से चेहरे को थामे हुए कराहा और उल्टे कदमों पीछे चला गया। बैक गियर में 2 कदम का फासला तय करके वो फिर अंधाधुंध मुझ पर फायरिंग करने लगा। उसकी इस अंधाधुंध फायरिंग से मैंने भरपूर फायदा उठाया और बैक वक्त ट्रिपल बैक फ्लिक का इस्तेमाल करते हुए गैराज में पहुंच गया। अपने पिस्टल की 3 गोलियां वो पहले ही फायर कर चुका था। इस मुसलसल फायरिंग ने पिस्टल का क्लिप खाली कर दिया। मैंने फायरिंग के इख्तिताम पर खट खट की आवाज सुनी। मियां जाहिद ने झंझलाकर हाली पिस्टल को देखा, इससे पहले कि वो नया क्लिप लोड करता। मैं गैराज की ओर से निकलकर बाहर आ गया। मेरी ये आमद बड़ी ही दुआदार थी। मैंने 2 कदम की मुख्तसिर दौड़ लगाने के बाद एक साइड फ्लाइंग किक उसके सीने पर रसीद कर दी। फिर जैसे ही मेरे कदम जमीन पर आए, मैंने लेफ्ट राउंड हाउस घुमा दी। मियां जाहिद हुसैन मेरी किक को ब्लॉक करने के लिए पिस्टल वाला हाथ बेसाख्ता आगे कर दिया। मेरी किक ने मुहाली पिस्टल उसके हाथ से छुड़ाकर कहीं दूर अंधेरे में पहुंचा दिया। मैंने एक स्टेप अंदर आकर उसके चेहरे पर फ्रंट पंच मारा। उसे झुकाई देकर अपने चेहरे को बचा लिया। मैंने डबल हैंड पुश उसके सीने पर रसीद कर दिया। अकब में झुकाई देने के सबब उसका सीना एक बेहतरीन टारगेट की सूरत इख्तियार कर गया था। वो इस धिक्के को सह न सका और पुश के बल जमीन पर जा रहा। मैं उसके करीब आकर नहायत ही कटेले लहजे में कहा, मियाँ जी, मेरी जानब तुम्हारा जो हिसाब निकलता है ना, वो मैं गाहे बगाहे उतारता रहता हूँ।
मगर तुम बुरी तरह मेरे मकरूज हो चुके हो। आज मैं तुमसे एक एक पाई वसूल करके रहूंगा। बताओ, मेरी साहिल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? साहिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी बात मानना होगी। लिबादा झाड़ते हुए वो उठ खड़ा हुआ। डायरी के वो 2 सफात हमारे हवाले कर दो, तुम्हारी महबूबा तुम्हें दे दी जाएगी। 2 सफात क्या, पूरी डायरी तुम पहले ही होटल में मुझसे वसूल कर चुके हो और अपने वालिद मोहतरम मलिक नवाजिश अली को पहुंचा चुके हो। मैंने जहरीले लहजे में कहा। वालिद मोहतरम के अल्फाज ने उसका चेहरा मुतगय्यर कर दिया था, ताहम वो गालियां लेने के सहारे की बजाय निहायत ही तुर्श अल्फाज में बोला, मुझे दो इन सफात के बगैर वो डायरी ऐसे ही है जैसे गोली के बगैर गन। मैं तुम्हारी जुबान को खींचकर बाहर निकाल लूंगा। मैंने तपते हुए लहजे में कहा, खुदकुशी करेगा तुम्हारा बाप नवाजिश अली। अगर मेरी साहिल का एक बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। वो ठहरे हुए अंदाज में बोला, तुम शदीद किस्म की खुशफहमी में मुब्तला हो, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, तो साहिल के बारे में तुम जुबान नहीं खोलोगे। मैं पूरी सफाकी से बोला। वो नफरत अमेज अंदाज में गोया हुआ, तुम्हारा तो बाप भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकता। तुम मियाँ जाहिद को क्या समझते हो? मैंने हकारत अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हें भगोड़ा, बुज़दिल, जलील, कमीना और दुनिया का घटिया तरीन इंसान समझता हूँ। मेरी नजर में तुम यही साबित करते रहे। मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो मुझ पर झपट पड़ा। उसने एक जोरदार मुक्का मेरी थोड़ी पर मारने की कोशिश की। आज मैं अपने दुश्मन को किसी कोशिश में कामयाब होते नहीं देख सकता था। मैंने उसके पंच को राइट आउट ब्लॉक किया। उसे फुर्ती से लेफ्ट पंच मुझ पर आजमाया। मैंने नेक जर्क से अपने चेहरे को बचाया और उसके दोनों बाजू इस हमलों के नतीजे में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो चुके थे। मैंने अचानक मुड़कर उसके चेहरे पर एक पंच रसीद कर दिया। उसकी नाक से खून रिसने लगा। वो अपने हाथ की पुश से नाक को साफ करते हुए वसीले अंदाज में मेरी जाने बढ़ा। उसकी उम्र 50 के करीब थी, ताहम वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई फिट था। अब तक मैंने मियाँ जाहिद से जितनी फाइट की थी, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बाकायदा मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं था, ताहम लड़ाई बड़ाई के मामलात में खासी महारत हासिल थी उसे, और क्यों ना होती। आखिर को वो एक सिंडिकेट का प्रोग्राम कंट्रोलर था। उसे जराइम की दुनिया का एक बेहतरीन डायरेक्टर माना जाता था। उसकी डायरेक्शन पर उसी दराज कामत वाले शख्स ने उसका किरदार निभाने की कोशिश की थी और बज़म खुद मुझे घेर कर इस बंगले तक ले आया था। और वो लोग मेरी असलियत जानना चाहते थे और इस जानने के चक्कर में एक बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा बैठे थे। मियाँ जाहिद ने बड़े ही जारहाना अंदाज में मेरे पेट पर लात मारना चाही। मैं एक कदम पीछे हटा और उसकी उठी हुई टांग पर पूरी कुव्वत से प्रेशर किक रसीद कर दी। मेरा दायां पांव किसी डाई मशीन के हैमर की तरह उसके घुटने पर पड़ा। वो रद्द-ए-अमल के तौर पर नीचे ही झुकता चला गया। मैंने उसी वक्त लेफ्ट फ्रंट जर्क किक उसके मुंह पर मारी। जमीन पर बैठते बैठते वो पीछे की जानिब उल्टा और काफी दूर तक लुढ़कता चला गया। मैं तेज कदमों से चलकर उसके करीब पहुंचा और उसके संभलते ही मैंने उस पर ताबड़तोड़ लात मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। वो पिटता रहा और कदम कदम पीछे सरकता रहा। हम फाइट करते हुए एक बरामदानुमा राहदारी में आ गए। यहाँ थोड़े फासले पर ड्राइवर बेहोश पड़ा था। मैंने असलम नामी गन बरदार से छीनी हुई खाली कलाशनकोफ ड्राइवर के नजदीक ही फेंक दी थी। जाहिद हुसैन ने चला के दिखाते हुए वो गन उठा ली और उसकी नाल का रुख मेरी जानब उठाते हुए गुर्राया, खेल खत्म, पैसा हजम, लाओ ये बैग मुझे दे दो। उसका इशारा उस बैग की तरफ था जो मैंने अपनी गर्दन में डाल रखा था। मियाँ जाहिद हुसैन को इस बात की खबर नहीं थी कि वो हाली गन के जोर पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक लम्हे को यूं जाहिर किया जैसे उसके हाथ में कलाशनकोफ देखकर मैं खौफजदा हो गया हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे में छिंगाड़ते हुए एक तूफानी साइड किक उसके पेट में जड़ दी। वो मुझसे इस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं कर रहा था, लिहाजा मेरी इस किक ने उसके कदम उखाड़ दिए। वो तोप में से निकले हुए गोले की तरह हवा में उछला और बैक गियर में नीचे प्रवास करते हुए पुश के रुख पुख्ता दीवार से टकराया और दीवार के करीब ही तेज धाती फर्नीचर रखा हुआ था। वो दीवार को जोरदार सलामी देने के बाद आहनी कुर्सियों पर गिरा। रही से ही कसर इसने टकराव ने निकाल दी थी। मैं उसकी इस हालत पर अश अश कर उठा। मियाँ जाहिद का वजूद इन कुर्सियों में फंस कर रह गया था और वो खुद को आजाद कराने के लिए हाथ पांव को बड़े ही अहमकाना अंदाज में हरकत दे रहा था। मुझे उसकी हालत पर जरा तरस या रहम न आया। मैंने अपने वजनी फौजी बूट से एक कुर्सी के पाए को खौफनाक ठोकर मार दी। दोनों कुर्सियों का फासला मजीद कम हो गया, जिसके नतीजे में मियाँ जाहिद का आफत ज़दा वजूद मजीद भिंज कर रह गया। मेरी समात तक उसके हलक से खारिज होने वाली एक करबनाक चीख ने रसाई हासिल की तो मुझे यकगोना इत्मीनान महसूस हुआ।
मैंने तरंग मारा आकर एक कुर्सी को पुश को बड़ी ही हकारत से ठुड्डा मारा। इस ठुड्डे के नतीजे में दोनों कुर्सियां एक दूसरे को धकेलते हुए उलट गईं। कुर्सियों के उल्टाव से मियां जाहिद हुसैन की जो हालत हुई होगी, बयान से ज्यादा उसके तस्वुर में मजा है। चंद लम्हात के बाद वो हामता लंगड़ाता उठकर खड़ा हो गया। मैं उसके करीब आकर पंच मारने का डाच दिया। वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसके इस अमल ने मुझे बता दिया कि हिम्मत का दामन उसके हाथ से छूट चुका था। मैंने चंद लम्हे उसके उठने का इंतजार किया, लेकिन जब बावजूद कोशिश के भी वो उठने में कामयाब ना हो सका तो मैं उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। वो शिकस्तुर्दा अंदाज में मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में दुनिया जहां की बेबसी सिमट आई थी। वो इस वक्त अंडरवर्ल्ड का बॉस नहीं बल्कि एक हकीर कीचुआ दिखाई दे रहा था। उसे इस हालत में देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही शख्स है जिसके इशारा अबरू पर इंसानी जान को इस जहान से उस जहान में मुंतकिल कर दिया जाता था। उसकी सारी सफाकी और दरिंदगी पता नहीं किस किस रास्ते उसके जिस्म से हारिश हो चुकी थी। किसी बेबस और लाचार इंसान को देखकर खुश होना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही मसरूर था। उसकी वजह यही हो सकती थी कि मियां जाहिद हुसैन कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान सिफ्त इंसान नुमा जानवर था। वो किसी भी किस्म की रियायत का हकदार नहीं था। अगर मैं उस पर रहम खाकर उसे आजाद कर देता तो उसकी बेबसी और लाचारी पलक झपकने में गायब हो जाती और वो पहले से कहीं ज्यादा इंसान दुश्मन और शैतान दोस्त साबित होता। मैं इसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार किया, साहिल कहाँ है? वो खामोश रहा। मैंने इसकी आंखों में सरासीमगी को करवट लेते हुए महसूस किया। उसकी ठटाई नुमा खामोशी ने मेरे जुनून में इजाफा कर दिया। मैंने उसके मनहूस चेहरे को मुक्कों की बरसात से लहूलुहान कर दिया। फिर उसे गिरबान से झंझोड़ते हुए अपना सवाल दोहराया, मेरी साहिल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? वो बदस्तूर खामोश रहा, जैसे उसने जुबान ना खोलने की कसम खा रखी हो। उसके अमल ने मेरी झंझलाहट में इजाफा कर दिया। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा, मैं ये सवाल तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ मियां जाहिद। अगर मुझे जवाब ना मिला तो मेरे किए का भी कोई जवाब नहीं होगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उसके होंठों को हल्की सी जुम्बश हुई मगर आवाज पैदा ना हो सकी। मैंने दो टोक अंदाज में पूछा, साहिल इस वक्त कहाँ है? आज सुबह मैंने उसे लाहौर भेज दिया है, वो हकलाहट अमेज लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, लाहौर या रखा वाली? अगर मेरी साहिल रखा वाली रवाना हो चुकी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें तो इस वक्त रखा वाली में होना चाहिए था। उसकी आंखों में वहशत उभर आई। मैंने पूछा कि वो किस जरिए से लाहौर भेजी गई है और कब तक रखा वाली पहुंच जाएगी? बाई रोड, प्राइवेट जीप में। उसने रुक रुक कर नहीफ आवाज में बताया, वो कल सुबह लाहौर पहुंचेगी और दोपहर में रखा वाली। मैंने अपने हाथ बेसाख्ता अपनी पंडे की जानिब बढ़ा दिया। उस पिंडली में इम्तियाज अली की यादगार, मेरा साथी, मेरा यार, मुस्तकिल सुकूनत रखता था। मैंने एक झटके से उस कातिल खंजर को बड़ी ही फुर्ती से उसके चर्मी केस से जुदा कर दिया। मौलिक खंजर का प्यासा फल मियां जाहिद की निगाह में चमका तो उसके रहे से हवास पर बिजली गिर पड़ी। उसकी आंखों में पनागजी वहशत में 1000 गुना इजाफा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर मौत को मंडलाते देखा। वो मुर्दा आवाज में गगयाया, मुझे माफ कर दो वजदान, माफी का वक्त गुजर चुका है। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने हंजर के तिश्ना लबों को मियां जाहिद हुसैन की शेरक के घाट पर रखकर सेराबी का मौका फराहम किया। उसी वक्त मैंने बंगले के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी जो बड़ी तेजी से बंगले की जानिब आ रही थी। इससे पहले कि मैं संभल कर किसी महफूज मुकाम तक पहुंच जाता, दोनों गाड़ियां बंगले के गेट के सामने आकर रुक गईं। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा लपक कर उस बरामदानुमा राहदारी में दौड़ गया। अपने अकब में मैंने गाड़ियों के भारी दरवाजे खुलने और बहुत सारे लोगों को उन गाड़ियों से उतरने की आवाजें सुनी। वो जो कोई भी थे मियां जाहिद के दोस्त नहीं हो सकते थे। अगर वो दोस्त होते तो उनकी गाड़ियां बंगले के अंदर आती और उन्हें एहतराम और कुशादा दिली से वेलकम कहा जाता। उनका अंदाज तो ऐसा था जैसे पुलिस ने रेड किया हो। अगले ही लम्हे मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हो गया। मेरी समाज से मेगाफोन की आवाज सुनाई दी। वहां से बंगले के मुखीन को खुली धमकी दी जा रही थी, मलिक रऊफ, हमने तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर पुलिस के नरके में हो। किसी किस्म की कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। अपने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी जाती है। फरार की किसी भी सूरत का नतीजा मौत है, भयानक मौत। मेरा जहन मियां जाहिद हुसैन और मलिक रऊफ के दरमियान सवालिया निशान पर अटक कर रह गया।
मैं दौड़ते हुए बरामदा राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो मेरी समाज से मेगाफोन की आवाज टकराई। पुलिस वाले अपनी धमकी को दोहरा रहे थे। इस बंगले के मालिक को मुखातिब करते हुए कहा जा रहा था कि मलिक रऊफ, हमने तुम्हें जो मोहलत दी थी उसका 1 मिनट गुजर चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। ये आखिरी वार्निंग है। उसके एहतमाम पर सोचने समझने और फैसला करने के लिए तुम्हारे हाथ में सिर्फ 3 मिनट का वक्त होगा। इस वक्फे में हमारी हदायत के मुताबिक अगर तुम्हारी जानब से मस्बत रद्द-ए-अमल देखने में ना आया तो हम बंगले के अंदर दाखिल हो जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, फरार की हर कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। तुम्हारे बंगले को पुलिस के मुसल्लह जवानों ने पूरी तरह घेरे में ले रखा है। अगर किसी शख्स ने बंगले से बाहर कदम रखा तो उसे बेदरेक गोलियों से भून दिया जाएगा। मेगाफोन इस ऐलान के बाद खामोश हो गया। इस खामोशी की मुद्दत 3 मिनट मुकर्रर कर दी गई थी। ठीक 3 मिनट के बाद पुलिस अंधाधुंध बंगले में घुस आई थी। मैंने अंदर से गेट को ताला लगा दिया था, मगर ऐसे मौके पर पुलिस नॉक करने या गेट खुलवाने के तकल्लुफ में नहीं पड़ती। रेड का मतलब है रेड। वो बासानी दीवार फलांकर बंगले के अंदर पहुंच सकते थे। वो बहुत ही नाजुक लम्हात थे और इस दौरान मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना था। बंगले से बाहर निकलना इंतहाई खतरनाक साबित होता। पुलिस वाले यही समझते कि मैं मलिक रऊफ का कोई साथी हूँ। वो किसी सवाल किए बगैर मुझे शूट कर देते। फिलहाल मुनासिब यही था कि मैं खुद को बंगले में कहीं रूपोश कर लूं और जैसे ही मौका मिले यहाँ से निकल जाऊं। एक बात तय थी, बंगले के अंदर पुलिस की मुज़ाहमत करने वाला कोई नहीं था। वो दराज का शख्स भी जो कि नकली मियाँ जाहिद हुसैन बना हुआ था और गन बरदार असलम और बिल्कुल असली मियाँ जाहिद हुसैन अपनी तमई उम्र पूरी करके किसी और जहान में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे, जबकि नकली जाहिद का खामोश साथी और ड्राइवर दोनों शदीद जख्मी होकर बेहोश हो चुके थे। मेरे वजनी बूट की ज़रबों ने उसके खामोश साथी का चेहरा मसक कर दिया था और ड्राइवर भी 3 घंटे से पहले होश में आने वाला नहीं था। इस सूरत हाल में पुलिस बाहर का घेरा तोड़ देती और मुझे वहां से निकलने में आसानी हो जाती। मैंने दबे कदमों से चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा जिसके पीछे कुछ देर पहले मियाँ जाहिद हुसैन रोपोश हुआ था। ड्राइवर ने इशारे से मुझे बताया था कि मियाँ जाहिद ने वहां बना ली थी। उस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर मैंने दरवाजे को बंद करने की गलती नहीं की और अपने छुपने के लिए कोई मौजू मुकाम तलाश करने लगा। वो कमरा एक शानदार बेडरूम था। तमाम लाइट्स ऑन थी। 5 सेकंड में मैंने एक दबेज पर्दे का इंतखाब कर लिया। पर्दे के एहतमाम पर कमरे के कोने में एक तवील और अरीज चौबी अलमारी रखी थी। मैंने अलमारी के करीब से पर्दा हटाया और बड़ी ही महारत से उसके अकब में छुपकर खड़ा हो गया। मैंने अपने सामने पर्दा इस तरह बराबर कर लिया कि अलमारी और पर्दे के दरमियान बनने वाली एक सिलवटी झुर्री में से बेडरूम के बेशतर हिस्से को बआसानी देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा जहन मलिक रऊफ और मियाँ जाहिद हुसैन के दरमियान जिम्नास्टिक के करतब दिखा रहा था। पुलिस की धमकी के मुताबिक वो बंगला किसी मलिक रऊफ नामी शख्स की मलकियत थी, जिसे छापने के लिए वो बाजमात वहां पहुंचे थे। मेरा ध्यान आ जाकर उसी सूटेड बूटेड दराज कामत वाले शख्स पर जा टिकता था जिसे मुझे घेरने के लिए नकली मियाँ जाहिद का रोल अदा किया था। अपने रोबदाब और हरकत सकना से वो बंगले का मालिक नजर आता था। मेरे ख्याल में वही मलिक रऊफ हो सकता था। इससे एक बात यह भी साबित हुई थी कि पुलिस वाले मियाँ जाहिद हुसैन की वहां मौजूदगी से आगाह नहीं थे। मेरे पास वक्त बहुत कम था। सुबह 8 बजे मेरी फ्लाइट थी। मुझे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच में रात के 11:30 बजे थे। जब मैं आज शाम मियाँ जाहिद की तलाश में निकला था तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि इस तलाश के दौरान में मैं किन किन कठिनाइयों से गुजरूंगा। इसीलिए मैं मुकम्मल तैयारी से निकला था। मेरे बैग में हर वो शय मौजूद थी जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती थी। अगर मुझे बराह रास्त एयरपोर्ट पे जाना पड़ा तो परवाह नहीं थी। पुलिस की दी हुई मोहलत गुजर गई। बंगले के अंदर बदस्तूर खामोशी और सन्नाटे ने पंजे गाड़ रखे थे। मैं बंगले के मकीनों पर गुजरने वाले हालात के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे बंगले के अहाते में नकलो हमल महसूस हुई और फिर राहदारी में भारी भरकम बूटों की चाप सुनाई दी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि पुलिस ने अपनी धमकी के मुताबिक ऑपरेशन अर्ली नाइट शुरू कर दिया था। वो लोग बैरूनी गेट को बंद पाकर अंदर कूद आए थे। उनका ये अमल बहुत ही नफातुला और परफेक्ट था। उस बेडरूम का दरवाजा खुला रखने का एक फायदा ये हुआ कि बाहर की हरकत और सकनात की सौती असरात बआसानी मुझ तक पहुंच रहे थे। मैंने कम से कम 4 अफराद को बाहर चकराते हुए सुना। चंद लम्हात के बाद उनमें से 2 अफराद डाइनिंग रूम की जाने बढ़ गए। वो इस राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं हमतन गोश हो गया।
راہداری کی اس سمت پہلے انہیں بے ہوش ڈرائیور کا وجود ملتا، اس کے بعد میاں زاہد حسین کی خون آلود لاش۔ میں نے بڑی ہی بے دردی اور پوری صفاقی سے اس ننگے انسانیت کو ذبح کر ڈالا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق پولیس نے متذکرہ بالا دونوں افراد کو دستیاب کر لیا تھا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کی طرف جانے والے واپس لوٹ آئے۔ ڈرائنگ روم میں 2 لاشیں اور ایک فرد بے ہوش پڑا تھا۔ وہاں سے لوٹنے والے پولیس مین بڑی ہی سنسنی خبریں لائے ہوں گے۔ میں نے ان چاروں کو تیز آواز میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ بنگلے میں موجودہ صورتحال پر سب لوگ تبصرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے جو سینئر تھا اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، پورے بنگلے کی تلاشی لو، ممکن ہے کہ ملک روف کا کوئی آدمی کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ ان احکام سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ملک روف کا سراغ لگا چکے تھے۔ زندہ، بے ہوش اور مردہ پائے جانے والوں میں سے کوئی ایک ملک روف تھا، اور وہ یقیناً میاں زاہد نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہی دراز کا شخص ملک روف تھا۔ اگر اس نے نقلی میاں زاہد کا کردار ادا کیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ میاں زاہد حسین کا بہت ہی خاص آدمی تھا۔ اب وہ میاں جی اور اس کا خاص آدمی دونوں ہی بہت عام ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک باہر خاموشی رہی، پھر 2 افراد اس بیڈ روم میں داخل ہوئے جہاں میں ایک دبیز پردے کے پیچھے دبکا کھڑا تھا۔ انہوں نے پہلے متلاشی نظروں سے بیڈ روم کا جائزہ لیا، پھر ڈریسنگ کے نزدیک رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کے۔ اتفاق سے یہ بیڈ روم کی وہ دیوار تھی جو میری نظر کے عین سامنے تھی۔ میں بڑی وضاحت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کی توند خاصی صحت مند تھی اور عہدے کے لحاظ سے وہ انسپیکٹر تھا، اور دوسرا ASI تھا جو خاصا چاقو چبند اور سمارٹ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑی ہی مستعدی سے کلاشنکوف تھام رکھی تھی۔ انسپیکٹر کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ بیڈ روم میں انسپیکٹر کی گمبھیر آواز ابھری، سرفراز۔ اس کا مخاطب ASI تھا۔ صورتحال کو بڑی ہی خوبصورتی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ سرفراز نامی ASI نے پرزور انداز میں گردن ہلائی اور کہا، کچھ بھی ہو، وہ ملک روف کے کسی دشمن کا کارنامہ ہے۔ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ کام دکھا کر چلا گیا، لیکن سر، اس نے بڑے ہی شیطانی انداز میں اپنے آفیسر کو دیکھا اور یہ بولا، یہ کارنامہ اب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ بہت ترقی کرو گے سرفراز، انسپیکٹر نے دھیمی آواز میں کہا۔ موقع شناس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو موقع پرست بھی ہونا چاہیے۔ دنیا داری کا یہی اصول ہے، اس اصول کو نظر انداز کر کے کوئی شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ ASI نے ایک آنکھ دبائی اور معنی خیز لہجے میں بولا، اب کہانی کچھ اس طرح بنے گی کہ ہم نے منشیات کے اسمگلر ملک روف کے اڈے پر چھاپا مارا۔ ملک روف اور اس کے ساتھیوں نے گرفتاری دینے کے بجائے ڈٹ کر پولیس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک روف اور اس کے 2 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ 2 ساتھی شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ سر، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے آفیسر کو دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک سمت میں جا رہے ہو، انسپیکٹر نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اس کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے بہت سے پہلو کو جاندار بنانا ضروری ہے۔ ہمیں اس بنگلے کے مختلف مقامات پر ضروری فائرنگ کرنا ہوگی تاکہ پولیس مقابلے کا صحیح نقشہ نکل کر سامنے آئے۔ اس فائرنگ سے باہر موجود درجن بھر کانسٹیبلز کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنگلے کے اندر موجود دو کانسٹیبلز آئے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس بنگلے سے کچھ منشیات وغیرہ بھی برآمد کرنا ہے، اور سب سے اہم بات، انسپیکٹر چند لمحے رکا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، باہر راہداری میں جو گردن کٹی لاش پڑی ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا سرفراز۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ASI بولا، میں واقعی افراتفری میں اس طرف دھیان نہیں دے پایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔